आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जी, आपका फर्स्ट कट हर बात में सच्चाई विद फर्स्ट इंडिया में बहुत स्वागत है। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट कट हर बात में सच्चाई, मुझे इस एपिसोड में आकर अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। कुछ चर्चाओं का आदान प्रदान होगा, कुछ अध्यात्म, कुछ राजनीति की चर्चा होगी, कुछ देश हित की चर्चाएं होगी और आप हम सब मिलकर सामूहिक रूप से देश की प्रगति उन्नति के लिए चर्चाओं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपसे आपकी राजनीतिक यात्रा के बारे में। अध्यात्म से राजनीति तक कैसा रहा ये सफ़र? अध्यात्म मन चित्त की शांति, अध्यात्म में परमात्मा की प्राप्ति, अध्यात्म के माध्यम से मानसिक शांति और सुख का आभास, और उसी अध्यात्म के माध्यम से देवतुल्य जनता की सेवा का शुभ अवसर। आध्यात्मिक होने से, स्थान पर बैठने से लोगों को सुनना होता था, उनके क्वेश्चंस होते थे और धर्म ग्रंथों के माध्यम से उन लोगों को जोड़ना और उनके लिए सुख कैसे हो उसके उपाय उन्हें बताना, संसाधन उन्हें बताना, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि योग से जोड़ना, ये सब था। बस फ़र्क इतना सा है कि वहाँ पर अध्यात्म गुरु के पास में अपनी समस्या लेके आते थे। अब जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते उस क्षेत्र की समस्या लेकर लोग जुड़ते हैं। तो सेवा वहाँ भी थी, सेवा यहाँ भी है। और राजनीति तो आती नहीं, करता भी नहीं, स्वभाव भी नहीं, लेकिन राष्ट्रनीति धर्म के साथ चलकर और स्वभाव है कि लोगों की सेवा करके उनका आशीर्वाद ले लें, वही क्रम चल रहा है। इसलिए अध्यात्म से राजनीति में आना, यानी राजनीतिक का जो स्वरूप बदल दिया था 2014 पहले, मेरा मानना है मोदी जी के आने के बाद में ऐतिहासिक परिवर्तन इस भारत में हुआ। अध्यात्म का, संस्कृति का, परंपराओं का, धर्म का पुनः उत्थान हुआ। देश की संस्कृति, परंपराएं, विचार पूरी देश के साथ दुनिया में मैसेज हुआ। आदरणीय मोदी जी के आने बाद में राजनीति में भी स्वच्छता हुई और राजनीति में राजधर्म आया। बात हो रही है जनता की, तो कुछ विवादों और आरोपों पे बात कर लेते हैं जिससे जनता आपको बेहतर समझ पाए। सबसे पहले शुरू करेंगे लड़कियों का हिजाब ना पहनना स्कूल में, उस पर आपने टिप्पणी करी थी, तो ये क्यों ज़रूरी है? कुछ चीज़ें परिस्थिति अनुरूप निकल कर आती है। राइट। किसी विद्यालय में विद्यालय का निरीक्षण करने हेतु जाने का अवसर मिला, किसी कार्यक्रम के निमित्त जाने का अवसर मिला। वहाँ पर एक तरफ जो बच्चियाँ बैठी थी वो हिजाब पहनकर पैक होकर, छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी थी और कुछ बच्चियों के सिर्फ आँख पर नेट लगी थी, उस नेट में से देख रही थी। और वहाँ की कुछ अध्यापिकाएं भी उसी पोशाक में थी और एक तरफ की बच्चियाँ स्कूल ड्रेस में बैठी थी, जो स्कूल का सरकारी ड्रेस है उसमें बैठी थी। बीच में एक रास्ता था जिसमें से जाने से लगा कि ये कोई कंट्री का बीच में बॉर्डर तो नहीं है, ये मन में महसूस हुआ। तो मन में उस बात की पीड़ा हुई कि एक तरफ की जो बच्चियां हैं वो पूरा स्कूल ड्रेस में हैं। ये कौन है? बोले ये हिंदू और सनातनी बच्चियां हैं। एक तरफ सारी हिजाब में और नेट के उसमें लगा के छोटी छोटी बच्चियां पैक है, ये पढ़ कैसे पाती होगी? ये बोले हमारी धर्म की परंपरा है, स्कूल में सबको समान रूप से आने दो, सबको आपस में मिलने दो, टिफ़िन शेयर करने दो, बातें चीतें करने दो और एक दूसरे के साथ खेलकर उनको आगे बढ़ने दो। सिर्फ खाली इतना सा कि ये भेद मिटा दो और उन बच्चियों को कम से कम घुल मिलने दो, इनके बीच ऐसी दरार कोई ना डालो। फिर पता चला कि उस विद्यालय में एक सरस्वती का मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर को बंद करवाया गया, सरस्वती की मूर्ति हटा दी गई और वहाँ पर उस विद्यालय में एक आले में हरा रंग पोत दिया गया और वहाँ पर कुछ और बना दिया गया। जब सरस्वती का मंदिर पहले से था उसको हटा दिया गया और फिर वहाँ ऐसा कुछ बना दिया गया। फिर पता चला कि यहाँ पर फ्राइडे को छुट्टी होती है इस टाइम से इस टाइम तक। जब संडे की छुट्टी सबके लिए है तो फ्राइडे की अलग से छुट्टी का क्या प्रावधान है?
तो कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी क्रिएट हुई जिस पर मैंने बोला, लेकिन गलत रूप में कुछ लोगों ने उसको प्रेजेंट कर दिया, जिसके स्वभाव में सिर्फ राजनीति है। वो हर बात को, हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर माहौल बनाते हैं। तो वो माहौल ख़राब करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, ऐसा वातावरण दूषित करने का प्रयास किया। बाकी न तो मैं किसी धर्म के विरोधी हूँ, न किसी की ड्रेस कोड के विरोधी हूँ, न मुझे किसी के खान पान से कोई समस्या है। बस मेरा तो यह है कि जो नियम कायदा मेरे लिए है वही उनके लिए है, तो उन दोनों को समान रूप से पालन करना चाहिए। संविधान पर अगर आप चलते हो, संविधान की आप बात करते हो, तो सरिया कानून की बात फिर यहाँ मत करो, यहाँ संविधान पर ही चलने दो। ऐसे विवादों के वजह से जब जामा मस्जिद के पास पोस्टर लगे और नारेबाजी हुई तो आप पर बहुत प्रेशर बना और आपने माफ़ी भी मांगी। तो असल में हुआ क्या था और क्या आपको लगता है सही किया आपने? कश्मीर में धर्म पूछकर जो हमला किया, माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा और बिना किसी कारण के इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी, इतना दुख है इस बात का। ये छोटी बात है। आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उससे कितनी पीड़ा होती है, कितना नुकसान होता है, इसको समझ सकते हैं जिनके घर में ये पीड़ा होती है। उस पीड़ा को पूरा देश आक्रोशित था, दुखी था, पीड़ित था। एक आवाज़ में सब लोग मिलकर ये कह रहे थे कि आतंकवाद मुर्दाबाद और आतंकवाद बंद होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद 0% हुआ भी है। सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी प्रदर्शन के तहत हमने पाकिस्तान का एक झंडा बनवाया, स्टिकर। उस पर यह लिखा गया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। उस स्टिकर को हमने सामूहिक रूप से बड़ी चौपड़ के फुटपाथ पे, सड़क पे लगाया। बड़ी चौपड़ के ध्वजाधीश गणेश जी की जहाँ सीढ़ी पर लोग जूते खोलते हैं वहाँ लगाया। उसी स्टिकर को हमने हमारे मंदिर के बाहर सीढ़ी पर लगाया जहाँ चप्पल जूता खोलते हैं। ये क्रोध था, हमारा दुख, जो पीड़ा थी, उसको प्रदर्शन करने का हमारा तरीका था कि पाकिस्तान के आतंकवाद को और पाकिस्तान को हम लोग ये मैसेज देना चाहते थे कि तुम्हारी यही दशा होगी, तुम इस प्रकार की हरकत करोगे। और उसी स्टिकर को हमने जामा मस्जिद की फुटपाथ पे लगाया, जहां चप्पल जूते खोलते हैं उससे भी 4-5 सीढ़ी नीचे लगा। उसका ओरिजिनल वीडियो आप लोगों ने देखा है, फिर मीडिया ने उसको बताया भी है। हम मस्जिद में ना तो घुसे, और मस्जिद की जगह है ही नहीं, वो पूरा बरामदा सरकारी है। सरकारी बरामदे पे सीढ़ियां हैं, और उन सीढ़ियों के भी नीचे का जो पहला पायदान है जहां पर लोग जूता साफ करते हैं, फिर उसके ऊपर 4 सीढ़ी ऊपर जाके हाथ धोते हैं, फिर 3 सीढ़ी ऊपर जाके चप्पल जूता खोलते हैं। तो मस्जिद के बाहर के स्थान पे हमने लगाया। कैमरा बता रहा है कि हमने बाहर लगाया, और सीढ़ी पर इसलिए लगाया, नीचे इसलिए लगाया कि यहाँ चप्पल जूता खोलेगा यहाँ का भारत का नागरिक, वो हिंदू है कि मुस्लिम। और वो ये पाकिस्तान को दर्शाना चाह रहे थे कि देखो तुम्हारी गत यह है, यहाँ आतंकवाद के हम सब सामूहिक रूप से खिलाफ हैं। सिर्फ हमें ये संदेश देना था। लेकिन मुझे क्या पता था, देश में भी देश विरोधी लोग रहते हैं जिन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से पेट में दर्द हो गया, आतंकवाद मुर्दाबाद कहने से पेट में दर्द हुआ। ये कौन लोग हैं? और व्यर्थ का एक मुद्दा और माहौल बनाने का काम किया जो बिल्कुल गलत था। देश के सामने चेहरा भी सामने आ गया, प्रदेश के सामने भी आ गया, कौन हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ है और कौन पाकिस्तान के झंडे के साथ खड़ा है, ये समझ में आ गया। सवाल ये भी उठा आप पर कि पुलिस स्टेशन में आप एसएचओ की कुर्सी पर बैठ गए, उसका एक वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने बहुत नेगेटिव क्रिटिसाइज़ किया। तो आप सबको बताइए कि असल में हुआ क्या था। देखिए, सच्चाई ये है, एक रामगंज थाना क्षेत्र में एक रात पहले एक परिवार में एक उत्सव था। उस गली के अंदर गिनती के 4-5 मकान हिंदुओं के हैं, बाकी मकान मुस्लिम समाज के हैं। रात्रि के समय बहन बेटियां उस घर से विदा हो रही थी जहां उत्सव था, और उसी घर की एक बहू उन बहन बेटियों को विदा करते हुए गली के बाहर तक आई थी। और वह वापस उन्हें विदा करके जब आई तो कुछ मन चले मुस्लिम समाज के लड़के वहाँ बैठे थे। उन्होंने बैठे हुए ने कहा कि उन्हें छोड़कर तो आ गई, हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो। कुछ ऐसे और शब्द थे जो मैं आपके कैमरे पर नहीं बोल सकता, ये उन लोगों ने वहाँ बोला। उससे बोलने से उस बहू को, उस बेटी को बड़ी तकलीफ़ हुई। उसने घर वालों को बुलाया
हुआ ये कि वो 25-30 लड़के जो बैठे थे उन्होंने उनको मारा, उनकी गाड़ियां तोड़ी, उनका नुकसान किया। उसके बाद रात्रि में कैसे जैसे उस माहौल को शांत किया गया और पुलिस ने जिम्मेदारी ली कि कल तक उन्हें पकड़ते हैं, आइडेंटिटी करते हैं। जब दोपहर तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कुछ जनप्रतिनिधि, मैं भी था, हमारे पूर्व विधायक प्रणामी जी भी थे, वहाँ के प्रत्याशी रवि नैयर जी भी थे, कुछ हमारे कार्यकर्ता भी थे। हम गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुँचे थे। वो लोग गायब थे, पुलिस ढूंढ रही थी उन्हें। इस बीच वहाँ एक जगह मीटिंग चल रही थी, तो जहाँ सीट खाली तो उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाइए। मैं बैठ गया। हम विषय क्या गए थे कि वो व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला, वहाँ के मौजूदा विधायक का आदमी खास निकला, जिसने एक बहन बेटी के साथ में ऐसी हरकत की, उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए एक माहौल क्रिएट किया गया, उसको बचाने के लिए, छुपाने के लिए, भगाने के लिए एक योजना बनाई गई कि इंचार्ज की कुर्सी पर बैठ गए। पहले बात तो ये बता दूं मैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, हमें वो सम्मान वहाँ मिलता है। अगर बैठ गए तो कोई बुरा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम वो था कि जिस व्यक्ति ने वहाँ पर उस बहन बेटी के साथ में ऐसे शब्द बोले और उल्टा उस परिवार को रात्रि को मारा, वो गलत बात थी। उस पर आवाज़ उठानी थी, वो नहीं उठाई गई, बल्कि एक गलत क्रिएट किया गया षड्यंत्र था कि हम कुर्सी पर बैठ गए। पहले बात तो बैठे ही नहीं, वो मीटिंग का स्थान अलग था और थाने के माहौल अलग था। वो अलग से एक बना हुआ है केबिन, वहाँ बैठे थे और वहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई ये काम हुआ है, थोड़ा सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उन व्यक्तियों को जल्दी पकड़ा जाए और उसके बयान करवाए जाएं, मेडिकल करवाए जाए, जो हाथापाई जिनके साथ पीटा पिटी हुई है वो, ये सब विषय था। तो उसको दबाने के लिए एक योजनाबद्ध वीडियो बना के डाला गया। सूर्य सत्य है, उसे कोई छुपा नहीं सकता, सांच को आँच नहीं। तो ये लोग जिस प्रकार से कुछ करते हैं, षड्यंत्र रचते रहो। इसी से रिलेटेड एक आखिरी आरोप जो आप पे अक्सर लोग लगाते हैं कि आप एंटी मुस्लिम हैं। जिस देश में इतने सारे धर्म एकजुट होकर रहते हैं और एक पॉलिटिशियन पे ऐसे आरोप लगना जिससे लोग अपेक्षा करते हैं कि वो कहीं भी भेदभाव ना करे और सबका एकजुट होके बिना किसी भेदभाव के सबका साथ दे, तो वहाँ पर एज ए पॉलिटिशियन आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। ये कुछ लोगों ने, मैंने कहा ना, जैसे कुछ राजनीतिक स्वार्थवश लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, ये उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसा, क्योंकि वो ऐसा बोलते इसलिए हैं कि ये माहौल बना रहे और उनका वोट बैंक खुश होता रहे। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मेरी विधानसभा में जितने वार्ड हैं, उन सभी वार्डों में बिना किसी रोक के बराबर बजट दिया है, सब में बराबर काम चल रहा है। बाकी रही बात, आध्यात्मिक हूँ, वैष्णव हूँ, सनातनी हूँ, और हमें ये सिखाया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरी दुनिया सुखी रहे। जब पूरी दुनिया की सुख की कामना करते हैं तो कोई कैसे कह सकता है कि हम लोग किसी के सुख की कर रहे हैं, किसी के दुख की कर रहे हैं? हमारा धर्म नहीं सिखाता हमें इस प्रकार का कुछ भी। हम तो सबको बराबर रूप से अपनी सेवा देते हैं। सर, इसी पे नॉनवेज शॉप्स बंद करने का मुद्दा भी एक उठता है, तो इससे लोगों के बिजनेस प्रभावित होते हैं। नॉनवेज बेचने वाला बेचेगा, खाने वाला खाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं, उस आधार पे काम करे। खुले में, सड़क में, कहीं चलते में, रोड के ऊपर, फुटपाथ पे, मंदिरों के आसपास कहीं नॉनवेज बेचता दिखेगा, बिना लाइसेंस के, बिना नियम के, बिना कायदे के, उसे रोकने का काम पहले भी करता था और आगे भी करूँगा। सर, आप अपनी खड़ी बोली और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। इससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों छवियाँ बनती हैं, तो आज आप सबको बताएं कि एक्चुअली आचार्य बाल मुकुंदानंद जी कौन हैं? देखिए, व्यक्ति का परिचय उसके कामकाज से स्वतः ही हो जाता है कि उसका स्वभाव क्या है। ऊपर से थोड़ा सा कई बार कड़क हो सकता हूँ, भीतर से सॉफ्ट हूँ, और अचानक क्रोध आ जाना या किसी बात का बुरा मान लग जाना, वो उसका कारण है कि मैं सच्चा हूँ और सच बात पे खड़ा रहता हूँ, और गलत दिखता है तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, हो सकता है मेरा तरीका ठीक ना हो, ठीक करने का प्रयास कर लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरी भावना क्या है,
मेरा शहर बहुत सुंदर हो, साफ़ सुथरा हो। शहर की चर्चा देश और दुनिया में मेरी जाती है, उसकी छवि खराब ना हो। मेरे शहर के परकोटे के रहने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो किसी और की वजह से या मेरी वजह से भी। यहाँ का वातावरण दूषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको मैं रोक पाऊँ, उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, निडर होकर बोलता रहता हूँ। इतना खूबसूरत पूरी दुनिया देखने जैसे आती है, उस जयपुर की उस खूबसूरती को, यहाँ की हवा की सुगंध को देश और दुनिया में जो फैलती आ रही है उसी को बढ़ाने में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई दुर्गंध उत्पन्न करना चाहे तो उसके रोकने के लिए कई बार ऐसा भी होना पड़ता है। सर, आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं और अभी नेपाल में जैसा हुआ, जेनजी का जो आक्रोश दिखा अन्याय के खिलाफ, और जिस तरीके का आज यूथ है जो सच के साथ खड़ा रहता है, सोशल मीडिया के थ्रू रेवोल्यूशन लाना चाहता है, तो भारत का जो जेनजी है उसके लिए आपका क्या मैसेज है? भारत का युवा जागरूक है और भारत का युवा, जैसा आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि संपूर्ण देश युवाओं के कंधों पर है। बड़ों की समझ, सूझबूझ, उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान, उनका जीवन का अनुभव, ये युवाओं को लेना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो हम युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समय का इंतज़ार न करें और अपने लक्ष्य को साधें। क्षेत्र कोई भी हो, तो अपनी तरक्की के साथ देश की तरक्की को पहले अपने साथ रखें। यही हम सबका ध्येय और उद्देश्य होना चाहिए। इसी युवा की थोड़ी परेशानियां हैं, जैसे सफाई, बेरोजगारी, सिक्योरिटी, तो आपके नेतृत्व में हम भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत मार्ग खुले हैं। देश और दुनिया में भारत के युवाओं की मांग बढ़ी है। देश और दुनिया की इंडस्ट्रियों में युवाओं को बहुत रोजगार उपलब्ध हुए हैं। मोदी जी के आने के बाद में नौकरियों पर ही आप डिपेंड ना रहते हुए खुद के अपने व्यवसाय कर सकते हैं। अनगिनत सरकारी योजनाओं का लोन इत्यादि का बिना किसी ब्याज के उपलब्ध हो रहा है। अध्ययन से लेकर विदेश जाने तक की कई योजनाओं का लाभ युवा ले रहे हैं। हम सबको सरकार की विभिन्न योजनाओं का गूगल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से हमें अध्ययन कर लेना चाहिए और हम जहाँ भी अपने आप को उस जगह फिट मानते हैं उन क्षेत्रों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा साहब ने देश और दुनिया में भ्रमण करके राजस्थान वासी के युवाओं के लिए अनगिनत कार्य शुरू किए। उसी क्रम में अभी जितने भी राइजिंग राजस्थान के द्वारा कार्य हुए हैं, आगे होने वाले हैं, उन सब में विदेशी कंपनियां यहाँ अनगिनत आ रही है। उनके उपक्रम, उनके इंडस्ट्रियाँ लग रही है। कई देशों से समझौते हुए हैं कि यहाँ के युवा वहाँ की भाषा सीखकर यहाँ से वहाँ जाएंगे और वहाँ पर भी वो जॉब पाएंगे और वहाँ की भी इंडस्ट्रियाँ, वहाँ की कंपनियाँ यहाँ स्थापित होगी और यहाँ के युवाओं को प्रायोरिटी पे ही उनको रोज़गार उपलब्ध होगा। भले हमारे राजस्थान सरकार भाजपा की आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब हों, यह हमारा शीर्ष नेतृत्व केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए की सरकार हो, हम लोग 2014 के बाद डाटा उठाकर देख लीजिए, देश की समृद्धि में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और उसी क्रम में युवाओं के लिए अनगिनत अवसर प्रारंभ हुए हैं। हम युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपनी ड्यूटी को समझें। ये सब सुविधाएं हमारे लिए है। स्वच्छता हमसे शुरू करनी है। मंचित की भी स्वच्छता, शुद्धता हो और साथ में हमारे आसपास भी हम कुछ देखते हों तो हमारा भी उसमें योगदान उसको ठीक करने में होना चाहिए। कहीं कुछ कचरा पड़ा है तो कचरा ये तो नहीं है कि सरकारी तंत्र ने फेंका है, कहीं ना कहीं हम में से ही किसी ने, तो हम सबको मिलकर अपने आसपास वो माहौल क्रिएट करना चाहिए कि वहाँ कचरा और गंदगी हो ना पावे। माताओं बहनों की सुरक्षा है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है। सरकार भी हमारी है, हम सरकार बनाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि मेरे क्षेत्र की माताएं बहनें, उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरे क्षेत्र की माताएं बहनें कहीं अगर इस प्रकार का असुरक्षा महसूस करती है तो हमारा क्या ड्यूटी, क्या दायित्व बनता है मेरी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, ये हम सबको भी देखना है।
और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये ऐसा शुभ अवसर है कि हम लोग ऐसे अमृतकाल में जी रहे हैं। वो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, पसीना बहाया है, खून बहाया है, और हम लोग आनंद पूर्वक देश की तरक्की और उन्नति के भागीदार बन रहे हैं। ऐसे समय में हमें और मजबूत होने की आवश्यकता है, और मजबूती के साथ अपने देश तिरंगे के साथ, अपनी संस्कृति परंपराओं के साथ देश उत्थान के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करते रहना है। आने वाले समय में विश्व बंधु ये भारतवर्ष आज अन्य देशों को देखा जाता था इससे पहले, और आज भारत को देखा जा रहा है। भारत के लिए रेड कारपेट बिछता है। प्रधानमंत्री जी अग्रणी पंक्ति में आगे खड़े दिखते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी कहीं कोई ढूंढने पड़ते थे, कहाँ खड़े हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये सब देश का गौरव जो बढ़ा है, ये देश की संगठित लोकतंत्र, मोदी जी पर विश्वास, और मोदी जी ने उस विश्वास को पूर्णतः खरे उतरे और उन्होंने वो कर दिखाया है जो आज तक इस देश में नहीं हुआ है। कई सरकारें आई और चली गई होगी, लेकिन मेरे को इस बात को कहते हुए कतई विचार नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति से हम जब चर्चा करते हैं तो उनका विश्वास मोदी जी के साथ है, और जो मोदी जी ने इस संपूर्ण देश को मान सम्मान यश दिलाया है, तिरंगे का सम्मान बढ़ा है पूरी दुनिया में, वो कभी भी ऐसा कभी रहा होगा, बहुत पहले कभी रहा होगा कि भारत सोने की चिड़िया शास्त्रों में, पुराणों में और सब विषय थे, लेकिन आज़ादी के बाद पहला अवसर है कि देश का इतना गौरव और सम्मान बढ़ा है, इतनी तरक्की हुई है। तो कहीं ना कहीं हम सब देशवासियों का सामूहिक मोदी जी पर विश्वास, और उस विश्वास के साथ मोदी जी की ताकत आज पूरी दुनिया में दिख रही है। सर, आपका आध्यात्मिक जीवन रहा, फिर अब राजनीतिक जीवन शुरू हो गया है, तो आपकी दिनचर्या कितनी बदली? किस तरह से आप अपना दिन निकालते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा परिवर्तन हुआ है। और रात्रि के देर रात तक पहले भी सत्संग इत्यादि कार्यक्रम में जाना होता था, और अब यह है कि वो सब भी चलता है, साथ में रात को फ़ोन भी अटेंड करने होते हैं। कहीं कोई समस्या आ गई, कोई अस्पताल है, कोई ब्लड चाहिए, कोई दुर्घटना है, कुछ ऐसा। प्रातःकाल ब्रह्म बेला से लगभग 5 बजे के आसपास उठकर नित्य कर्म करने के बाद में मेडिटेशन करना, योग करना, गौशाला जाना, गायों के पास रहना। बहुत सारे वृक्ष लगा रखे हैं मैंने, उन वृक्षों के बीच जाना, वहाँ पशु पक्षी बहुत बैठते हैं, उनको दाना इत्यादि। उसके पश्चात आना, फिर पूजा पाठ हवन यज्ञ करना। फिर कुछ लोग मेरे ही स्थान पर आश्रम पर आकर मिलते हैं, उनसे सुबह सुबह 1 आध घंटा मिलना। फिर कार्यालय पर आना, फिर कार्यालय पे 3 घंटे बैठकर जन सुनवाई करना। उसके पश्चात सचिवालय, नगर निगम इत्यादि जो डिपार्टमेंटों में जाना है, लोगों की समस्याएं, क्षेत्र के विकास, उनकी चर्चाएं, किसी मंत्री से कोई काम के निमित्त जाना आना है, वो सब चर्चाएं रहना। संध्या काल में कुछ मीटिंग्स इत्यादि कोई काम की हो वो करना, अन्यथा फिर वो शाम के सामाजिक, धार्मिक, अन्य अन्य कार्यक्रम करते करते कभी 1 बज जाना, कभी 2 बज जाना, कभी 3 बज जाना, कभी सोने को मिलना, कभी नहीं सोना। बस यही सब चलता है। थोड़ी व्यस्तता बढ़ी है, और व्यस्तता में अध्यात्म साथ चलता है, और कई बार मौका नहीं मिलता तो गाड़ी में ही बैठ के पूजा पाठ कर ली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये थैंक यू सो मच। आप फर्स्ट कट के साथ जुड़े ताकि आप एक्चुअली जनता तक पहुंच सके, बिल्कुल रॉ यूथ तक पहुंच सके, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। फर्स्ट कट हर बात में सच्चाई, और सच्चाई के साथ फर्स्ट कट के आज प्रथम एपिसोड में मुझे आने का, बैठने का, आपके साथ चर्चाओं को आदान प्रदान करने का ये शुभ अवसर मिला। मैं पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ आपके साथ साथ, और मुझे विश्वास है फर्स्ट कट के साथ ही निरंतर आपका ये प्रयास हर बात की सच्चाई के साथ देश और दुनिया में ऐतिहासिक रूप से परचम फहराएगा, और आपके फर्स्ट कट के साथ देश और दुनिया में हमें भी और जाने का ये शुभ अवसर आज के बाद से मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।